नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार पांडे स्वागत करता हूं इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल में आयोजित सबसे बड़े और सबसे अनोखे डिबेट में। अब यहाँ मैं अपने डिबेट को अनोखा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी एक मोटो है और वो मोटो है चुनावी माहौल का। मैं 2022 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2042 में होने वाले विधानसभा चुनाव का, जिस चुनाव में हमारे 4 प्रतिभागी अपनी अपनी पार्टी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और वो 4 प्रतिभागी हैं छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे। आप सोचिए 20 साल बाद जब 2042 के चुनाव में ये एज ए सीएम कैंडिडेट के तौर पे आएंगे तो 20 साल की समझ इनके पास होगी। अगर ये 13-14 साल के लड़के आज बात करते हैं यूपी के विकास की, आज बात करते हैं यूपी के इकोनॉमिक्स की, उसके अर्थशास्त्र की, उसके सांस्कृतिक विकास की, तो सोचिए 20 साल बाद इनकी सोच कहां तक पहुंचेगी। अब आपके सामने ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 20 साल बाद की परिचर्चा आज क्यों? तो आपको पता होना चाहिए विधानसभा का जो चुनाव होता है, यानी जहां से आपका चीफ मिनिस्टर चुनाव हो जाता है, उसके लिए कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप 25 साल कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे सीएम बन सकते हैं। ये हमारे 13-14 साल के बच्चे जो आज राजनीति की इतनी समझ रखते हैं, वो 20 साल में सोचिए कितने परिपक्व हो चुके होंगे, जो 2042 के चुनाव में सीएम कैंडिडेट के तौर पे हमारे सामने होंगे। ये किस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, हमारे डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। यानी 2042 जहां इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल के ये 4 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे चीफ मिनिस्टर के चुनाव में, और चीफ मिनिस्टर के चुनाव जीतने के बाद ये किस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, आज हमारी चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही है, इसी पे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रतियोगी मिस्टर प्रज्वल त्रिपाठी से। अगर शेरों के ग्रुप का लीडर एक हिरन हो और हिरनों के ग्रुप का लीडर एक शेर हो और दोनों में एक लड़ाई करारी जाए, तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? हिरनों का ग्रुप जिसका लीडर एक शेर है। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं प्रज्वल त्रिपाठी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक इंडियंस पार्टी यानी प्रगतिशील लोकतांत्रिक भारतीय दल से साल 2042 के होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अपनी पार्टी द्वारा चुना गया हूँ। हमारी पार्टी का सिंबल ग्रिफिन है। लोगों की ये मान्यता थी कि आज से हजारों साल पहले कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हमारे इस धरती पर मौजूद था जो ईगल और लॉयन की मिश्रण से बना था। ईगल जो आकाश का राजा होता है और लॉयन जो धरती पर जंगल का राजा होता है। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने प्रदेश को आकाश की ऊंचाई तक ले जाएंगे, लेकिन धरती से अपने उस जुड़ाव को भी बनाएंगे। हम कितने भी समृद्ध हो जाएं, हमारी मानवता, हमारी ईमानदारी, हमारी नैतिकता सदा बनी रहे हमारे पार्टी के लोगों के बीच और हमारे नागरिकों के बीच। धन्यवाद। कि वो किस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। दोस्तों, आज से भी पहले हमारे प्रदेश की सरकारों ने हमारे प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। हमारी सरकारों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो हमारे प्रदेश को विकसित करें, लेकिन इतनी योजनाएं चलाने के बाद भी, इतना मेहनत, इतनी मशक्कत करने के बाद भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा उत्तर प्रदेश पिछले 27 साल से अपने रैंक में वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले 27 साल से हमारा उत्तर प्रदेश 34वें 35वें स्थान पर ही है। और अभी अगर 2021 के डेटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश का रैंक 35वां है, सेकेंड लास्ट।
क्या हमारी सरकार ने बेहतर तरीके से काम नहीं किया? सरकार का काम है योजनाएं लाना, सरकार का काम है विधानसभा में मुद्दा उठाना। क्या सरकार ने अपना काम नहीं किया? तो फिर गलती कहां रह गई? किस वजह से आज भी हमारा उत्तर प्रदेश विकसित नहीं हो पाया? इसके पीछे जो कारण है, जो सबसे मुख्य कारण है, वो है हमारे प्रदेश का सिस्टम। वो सिस्टम जो हमें पढ़ाता है एजुकेशन, वो सिस्टम जो जरूरत पड़ने पर भगवान कहलाता है मेडिकल, वो सिस्टम जो हमारी रक्षा करने के लिए जाना जाता है पुलिस, वो सिस्टम जो बनाई गई योजनाओं का एग्जीक्यूशन कराता है एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सिस्टम है, ये जो चार मुख्य सिस्टम है हमारे प्रदेश के, अगर हम इन चारों मुख्य सिस्टम को बदल दें, इनमें जो कमियां आ रही हैं उसको अगर सुधार दें, तो जो भी विकास हम अपने प्रदेश में करना चाहते हैं वो हम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। और यही पर आता है हमारे घोषणा पत्र का पहला पॉइंट, पहला मुद्दा, सिस्टम में बदलाव। और ये यही सिस्टम है एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मेडिकल। इस सिस्टम को चेक करने के लिए हमारे पास दो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी होगी। एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी का काम होगा कि वो एजुकेशन और मेडिकल को चेक करे, और दूसरी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी का काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को चेक करना। जो पहली ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी होगी, जो मेडिकल और एजुकेशन को चेक करेगी, उनके चेक करने का तरीका क्या होगा? वो औचक निरीक्षण करेंगे। औचक निरीक्षण मतलब बिना बताए निरीक्षण किया जाना। क्या ऐसा निरीक्षण होता नहीं है? क्या आज भी ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो एजुकेशन को चेक करे? है। एजुकेशन को चेक करने के लिए आज भी एक ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करती है, बीएसए, बेसिक एजुकेशन को चेक करने के लिए, डीआईओएस, हायर एजुकेशन को चेक करने के लिए। लेकिन फिर भी कमी कहां रह जा रही है? अगर हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती, हमारी सरकारों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती कि ये स्कूल, इस स्कूलों में ये सुविधा नहीं है, इस स्कूलों का ये टीचर अच्छा नहीं है, तो हम क्या उसे बदलते नहीं? क्या हमारी सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेती नहीं? लेकिन कहीं ना कोई कमी है, कहीं ना कोई इंसान करप्ट है। इसलिए जो चेकिंग बीएसए करती है, जो चेकिंग डीआईओएस करती है, उसके बाद एक और चेकिंग होगी जो हमारी नई ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी होगी, वो चेक करेगी। और इसकी जिम्मेदारी एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल को चेक करने की भी होगी। ये ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी साथ ही साथ स्कूल्स को तो चेक करेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तो चेक करेगी, लेकिन ये ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी के पास पावर होगी बीएसए को चेक करने की, पावर होगी डीआईओएस को चेक करने की, ताकि ये इन्हें भी चेक कर पाए। और अगर किसी स्कूल को इन दोनों में से बीएसए या डीआईओएस या फिर हमारी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी, इन दोनों में से कोई एक ने करप्ट बोला या खराब बोला और दूसरे ने अच्छा बोला, तो फिर कौन सही है कौन गलत है? तो फिर एक तीसरी जांच कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दोनों के मेंबर रहेंगे, और अंत में जो डिसीजन लिया जाएगा कि वो स्कूल अच्छा है या खराब है, सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है, उस हिसाब से जो गलत होगा उसे एक नोटिस जारी की जाएगी। याद रहे, हमारी सरकार में करप्शन पर पहली नोटिस जारी होगी, पहली करप्शन की गलती अगर आप जरा पकड़ाए आपको माफ किया जाएगा, लेकिन दूसरी गलती अगर आपकी मिली तो आपके घर सस्पेंशन लेटर पहुंच जाएगा। करप्शन के खिलाफ पूरी तरह से हम सब एक नष्ट हैं, और करप्शन को हम जरा भी अपने सिस्टम में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन एक समस्या क्यों है? आप सबसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आप सबको अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो और आपके पास ऑप्शन हो, आपके पास पैसा हो वगैरह, तो आप कहां एडमिशन कराएंगे?
क्या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराएंगे अपने बच्चों का? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल आज वो सुविधाएं आप तक नहीं पहुंचाते हैं जो प्राइवेट स्कूल पहुंचाते हैं। हमारे पास 8,66,361 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं, 8,459 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल की संख्या 8 लाख में है और हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या 8,000, उसका 100वां हिस्सा। हमारी सरकार का पहला उद्देश्य ये होगा कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें से हम कुछ प्राइमरी स्कूल को सेलेक्ट करेंगे और उसको हायर सेकेंडरी स्कूल तक अपग्रेड करेंगे, ताकि वहां पे सिर्फ 5th तक के बच्चों की नहीं बल्कि 12th तक के बच्चों की पढ़ाई हो पाए और बच्चे हमारे प्रदेश में शिक्षित हो पाए। आप खुद सोचिए, हमारे प्रदेश में इतने स्कूल्स, इतने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स, इतने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स, उसके बाद भी लिटरेसी रेट में हमारे उत्तर प्रदेश का रैंक 34 है विद 73% ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। अब दूसरा जो हम काम करेंगे एजुकेशन के सुधार के लिए वो ये होगा कि हम प्रतियोगिताएं कराएंगे। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके बीच में हम कंपटीशन कराएंगे और उस कंपटीशन में जिस स्कूल का बच्चा बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेगा उसमें से टॉप 10 स्कूलों का हम नाम अपने वहां के स्टेट न्यूज़पेपर और अपने वहां के लोकल न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, जिससे उस स्कूल का नाम होगा और गवर्नमेंट स्कूल जो होंगे उसके एरिया के वो देखेंगे कि आखिर ये स्कूल इतना बेहतर क्यों कर पाया और वो भी उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जब हम कंपटीशन कराते रहेंगे तो हमें कौन सा स्कूल कितना बेहतर है और कौन सा कितना नीचे है, किस स्कूल में सुधार की जरूरत है और किसको और बेहतर बनाने की जरूरत है, कौन एकदम बढ़िया है, किस स्कूल में टीचर बहुत अच्छे हैं, किस स्कूल में टीचर में भी दिक्कत है, ये सब कुछ हमको पता चलता है। दूसरी बात करते हैं मेडिकल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट में 1,000 लोग पर एक डॉक्टर होना चाहिए और हमारे उत्तर प्रदेश में 19,000 लोग पर एक डॉक्टर है। मेडिकल में सुधार के लिए जो हमारा पहला काम होगा वो होगा मेडिकल कॉलेजेस की एस्टैब्लिशमेंट। आज भी हो रही है और हम उसे और विस्तार से करवाएंगे, जिससे कि हमारे पास डॉक्टर्स की जो संख्या है जो एक प्रदेश में होनी चाहिए वो हम अचीव कर पाए, वहां तक हम पहुंच पाए, यानी एक डॉक्टर 1,000 लोग पर। बात करते हैं पुलिस की। हमारे प्रदेश में 1368 गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, आईपीएस रैंक, 2,31,443 नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स भारत में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, महाराष्ट्र के बाद। उसके बाद भी अगर हम क्राइम की बात करें, अगर हम क्राइम में संख्या की बात करें तो संख्या में हम नंबर 1 पर हैं। जानकर हैरानी होगी आपको कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, भारत में दूसरी सबसे बड़ी पुलिस फोर्स, उसके बाद भी आज क्राइम के नजर से हम रैंक 1 पर। वो तो हमारे प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से पर कैपिटा क्राइम रेट जो है वो कागज पर कम दिखता है, लेकिन असल में अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या में नंबर 1 पर है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो है काम का धीरे होना और तीसरा बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयज की कमी। इन तीनों बड़े मुद्दों पर हम अपनी सरकार में काम करेंगे। करप्शन को हटाने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी होगी, जो पहली ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी होगी जो एजुकेशन और मेडिकल को चेक करेगी, वो बॉडी औचक निरीक्षण करेगी, बिना बताए निरीक्षण करेगी, बिना बताए करेगी, चेक करेगी। और ये जो गवर्नमेंट बॉडी होगी ये आम तरीके से चेक नहीं करेगी,
ये आम इंसान का रूप लेकर के एक खास तरीके से चली करेगी। कभी काम आदमी बनकर, कभी काम इंसान बनकर, तो कभी कोई किसान बनकर पुलिस से मदद लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिसर से मदद लेगी, और फिर अगर वो ऑफिसर उसे गलत तरीके से ट्रीट करता है, गलत बर्ताव करता है, तो वो बताएगा कि हमारी बॉडी को। और याद रहे, पहली गलती पर नोटिस, दूसरी गलती पर सस्पेंस। अब आते हैं हमारे मैनिफेस्टो के, हमारे घोषणा पत्र के दूसरे मुद्दे पर, जो कि है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। हमारे प्रदेश में 9,49,85,062 महिलाएं रहती हैं। तो अगर कोई प्रदेश अपनी महिलाओं के ऊपर उनकी सशक्तिकरण के लिए कोई योजना नहीं ला रहा, तो वो बहुत गलत कर रहा है अपने प्रदेश के ह्यूमन रिसोर्स के साथ। विमेन एम्पावरमेंट, तो हमें क्या करना है? हमें क्या वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है? क्या हम जिंदगी भर पुलिस फोर्स बनाते रहेंगे? क्या हम जिंदगी भर वुमेन को कमजोर दिखाते रहेंगे? क्या हम हमेशा उन्हें कोई सिक्योरिटी की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि एक नया ग्रुप बनाना चाहिए जो उन्हें प्रोटेक्ट करे? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप उन्हें बचाओगे तो आप उन्हें कमजोर दिखाओगे। मैं कहता हूं उन्हें ताकतवर दिखाओ, उन्हें ताकतवर दिखाओ। हमें किसी को फोर्स की जरूरत नहीं। हम खुद अपने प्रदेश की महिलाओं को इस कदर सशक्त बनाएंगे कि अगर कुछ भी गलत हो वो उसके खिलाफ खुद को बचा सके, खुद का बचाव कर सके, सेल्फ डिफेंड, अपने आप को खुद डिफेंड कर सके। हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। अब आपको क्या लगता है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है? करता है, लेकिन स्कूलों तक सीमित है। हमारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूल तक तो जाएगा, लेकिन गांव में, गलियों में, मोहल्लों में जो घर की औरतें हैं, घर की महिलाएं हैं, उनको भी इकट्ठा करके, उनको भी जागरूक करके, किसी फील्ड में इकट्ठा करके उन सबको सिखाएगा कि वो जरूरत पड़ने पर किस तरीके से अपना बचाव करें, किस तरीके से अपना बचाव करें। और साथ ही साथ उन्हें बताएगा कि उनके पास हमारे संविधान ने कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं। हमारे प्रदेश में जागरूकता की बहुत कमी है, तो वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम ना सिर्फ उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाएगा, ना सिर्फ उन्हें खुद की रक्षा करना सिखाएगा, बल्कि वो उन्हें उनके अधिकारों से भी अवगत कराएगा। दूसरा जो काम करेंगे हम महिलाओं के लिए, वो होगा रोजगार। हमारे प्रदेश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलकर काम करती हैं, अपने परिवार का सहयोग करती हैं, और मैं उन सारी महिलाओं का हृदयपूर्वक नमन करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। हमारी गवर्नमेंट एमएसएमई को सपोर्ट करेगी। हमारी गवर्नमेंट उन महिलाओं तक रॉ मटेरियल पहुंचाएगी। हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जो उन महिलाओं तक जो काम करने के लिए इच्छुक हैं, काम करना चाहती हैं, उन तक रॉ मटेरियल पहुंचाएगी, और एक लिमिटेड टाइम के अंदर उनसे वो प्रोडक्ट बनवा करके लेगी, जो कि हस्तनिर्मित हो सकते हैं, हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका हम यूज नहीं करते हैं, हम आज भी उनका यूज करते हैं। हमारा सिस्टम उनसे वो प्रोडक्ट्स खरीदेगा और वो खुद मार्केट में सेल करेगा, जिससे कि महिलाओं को कहीं बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो अपने परिवार का सहयोग कर पाएंगी और अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमारे प्रदेश में जब भी महिलाओं की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो हम सबको एक समर्थन दिखाना चाहिए। तो आप बताइए, क्या आप समर्थन दिखाने के तैयार हैं? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. हम सबको ना सिर्फ
मुझे, ना सिर्फ हम सब पॉलिटिशियंस को, बल्कि आप सबको भी मिलजुल करके ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हम अपने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाएं। बोलिए। जो तीसरा मुद्दा आता है वो आता है बेरोजगारी, जो कि हमारे प्रदेश की मुख्य समस्या है। बेरोजगारी के लिए हम क्या करेंगे? मैंने पहले ही बताया है कि हम एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं विमेन के लिए, उसमें लोग चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल विमेन तक पहुंचाएंगे और फिर जो प्रोडक्ट रहेगा उसको मार्केट में सेल करेंगे, उसके लिए भी लोग चाहिए। और एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी होगी, उसके लिए भी तो लोग चाहिए। वो लोग कहां से आएंगे? हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार लेकिन कुछ कर गुजरने की क्षमता रखने वाले वो युवा है, वहां से आएगी। हम उन्हें रोजगार प्रदान करेंगे। और यही से जुड़ा हुआ मेरा चौथा पॉइंट है, वो है सपोर्ट टू एस्टैब्लिश सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हम अपने प्रदेश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार स्थापित करने की अपने प्रदेश के नागरिकों की मदद करेंगे। कैसे करेंगे इनकी मदद? हम एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे भारत देश के बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को हम अपने प्रदेश में इनवाइट करेंगे। जो इंसान सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहता है या फिर जो इंसान रोजगार देना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो इंसान उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। जो जा करके करना चाहे वो जा करके वहां पे उस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करा सकता है। और अगर कोई घर से चाहे तो वो प्रोग्राम आपके फोन पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम हम शुरुआत में आपके लिए फ्री करेंगे, जिससे कि जब हमारा प्रदेश एक मुकाम पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद हम कुछ थोड़ा बहुत कॉस्ट आपसे ले सकते हैं। और जो कॉस्ट हम आपसे लेंगे उसका भी दोबारा प्रयोग हम इसी सिस्टम को अपग्रेड करने में लगाएंगे, जिससे कि ये जो बना हुआ सिस्टम है वो और बेहतर बनेगा। और अब आता है हमारे घोषणा पत्र का आखिरी मुद्दा। ये मुद्दा आखिरी है, मैंने आखिरी में दिया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ये हमारे प्रदेश की इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारे प्रदेश की इकोनॉमी को क्या कहा जाता है पता है आपको? हमारे स्टेट की इकोनॉमी को एग्रीरियन इकोनॉमी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। तो अगर आप सीएम कैंडिडेट हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, अगर आप इस प्रदेश की सरकार हैं और आप इस प्रदेश के किसानों के बारे में कुछ नहीं कर रहे, उनकी समस्याओं को नहीं समझ रहे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे, तो आप इस प्रदेश का भला नहीं कर रहे। इस प्रदेश की 47% आबादी डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर करती है। 47% आबादी। हमारे प्रदेश में 2.382 करोड़ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स हैं, जो कि भारत देश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद भी हमारे प्रदेश का किसान दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? यहीं पर आता है हमारे मैनिफेस्टो का 5वां पॉइंट। We will provide educational and financial support to farmers. आज क्या फाइनेंशियल सपोर्ट उतना जरूरी रह गया है? क्या एमएसपी नहीं है? क्या केसीसी नहीं है? है। और आज फाइनेंशियल सपोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए एजुकेशनल सपोर्ट है। क्या सरकार ने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बनाया किसानों के लिए? बनाया है, लेकिन किसान क्या वहां जाते हैं? या तो किसान को पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ है, या तो वो वहां कुछ जाते ही नहीं। अब जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारी सरकार बनाएगी वो
किसानों तक जाएगी। अब अगर किसान ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं तो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों तक जाएगी, उनको व्यक्तिगत तौर पर बताएगी कि आपको खरीफ में ये क्रॉप ग्रो करना चाहिए, रबी में ये क्रॉप ग्रो करना चाहिए, बीच में एक एग्जैक्ट सीजन आता है जिस वक्त आप अपने फार्म को, अपनी जमीन को खाली छोड़ देते हैं, उस वक्त भी आप कुछ ऐसे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। कुछ कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करिए, कुछ ऐसे कॉमर्शियल क्रॉप जिनकी बीज सस्ते होते हैं लेकिन जब फसल बन जाता है तो वो बहुत महंगा मिलता है, जैसे सरसों। इस तरह की चीजों को आप उगाइए। और इसी पर हमारा मैनिफेस्टो, हमारा घोषणा पत्र समाप्त होता है। आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप सब ने हमारे इस घोषणा पत्र को, ऐलान को बहुत ध्यान से सुना और अपना पूरा समर्थन दिया, अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके मुझे और मेरी वाणी को, मेरे घोषणा पत्र को इतने ध्यान से सुना है। दोस्तों, हमने देखा मिस्टर प्रज्वल जी ने अपने पॉइंट्स को रखा। सबसे बड़ी बात यूपी में यही है, हर 5 साल में यहाँ प्लान तो बहुत बनते हैं लेकिन वो प्लान कहाँ तक इम्प्लीमेंट होता है, सबसे बड़ी बात ये है। क्या वो प्लान, जैसा इन्होंने कहा कि हर एक घर में जाएंगे, वहां महिलाएं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है जॉब में, उन महिलाओं को हम कहीं ना कहीं इनवाइट करेंगे, उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे कि आप पार्टिसिपेट करिए। लेकिन इनको पता होना चाहिए मिर्जापुर बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां जब आप बात करिए किसी गांव के मेंबर से तो वहां जो उनके हस्बैंड है या उनके जो गार्जियन जो मेल है वो मना करते हैं अपने वाइफ को, किसी प्रकार का ऐसा काम मत करो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यूपी में 70,000 गांव है, आज भी तमाम गांव ऐसे हैं जहां महिलाएं पर्दा करके बाहर निकलती हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं वहां के जो मेल मेंबर हैं वो उन महिलाओं के अलाउ करेंगे कि आप काम करिए, काम करके अपने सामानों को ले जाके मार्केट में बेचिए या गवर्नमेंट को बेचिए? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जो मेल की मेंटालिटी है क्या उसको आप बदल पाएंगे? इसके लिए आप क्या सोचते हैं? मेरा मिस्टर प्रज्वल जी से इसी प्रकार का प्रश्न है, कृपया इसका उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे ये प्रश्न पूछने के लिए और हमें मौका देने के लिए, हमें इस योग्य समझने के लिए कि हम आपके इस प्रश्न का सवाल दे पाएंगे। बुंदेलखंड की बात करें, अगर हम इन जिलों की अगर हम बात करें तो हम शुरुआती तौर पे इसे रूरल एरिया से शुरू नहीं कर पाएंगे और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसे शुरुआती तौर पे पूरे प्रदेश में लागू कर सकते हैं। हम इसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करेंगे। पहले कुछ उन जिलों की बात करेंगे, पहले उन जिलों से शुरुआत करेंगे जहां पर इसे करना आसान हो और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे हम शुरुआत करेंगे और सफल होने पर इसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाएंगे। अब हमारी दूसरी प्रतिभागी आशा प्रश्न करना चाहती है प्रज्वल जी से। आशा जी अपना प्रश्न करिए। प्रज्वल, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन हर 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन यूपी में यही रेशियो हर 44 बच्चों पर एक टीचर है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम भी होते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, और अब फिलहाल में लखनऊ में टीचर्स ने स्ट्राइक किया था क्योंकि उनको वैकेंसीज नहीं मिल रही है। जब टीचर्स की इतनी कमी है और टीचर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, हमें वैकेंसी क्यों नहीं मिल रही है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने पहले ही बताया है, हमारे प्रदेश में टीचर्स की संख्या में मानता हूं कम है, 44 बच्चों पर एक टीचर है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम 44 बच्चों का एक टीचर रख सकते हैं। और जो बना बनाया सिस्टम है, पहले तो वो एक टीचर उन 44 लोगों तक तो पहुंच पाए। पहले वो एक टीचर जो 44 लोगों के ऊपर है, जो 44 बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है, पहले वो एक टीचर जो बना बनाया सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार उस 44 बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। पहले उन्हें पढ़ाए, उस 44 बच्चों को पढ़ाए। प्राइवेट स्कूलों में अगर आप देखेंगे आजकल तो 100 स्टूडेंट्स होते हैं, 90 स्टूडेंट्स होते हैं, एक क्लासरूम में बैठते हैं और सब साथ में पढ़ते हैं, और फिर भी प्राइवेट स्कूल बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। इस हिसाब से अगर हम इस रेशियो को देखें
तो एक टीचर पर 44 बच्चे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूलों से उसकी हम तुलना करें तो जो बना बनाया सिस्टम है वो पहले एक टीचर 44 बच्चों को सिखाए, जो बना बनाया सिस्टम है। उसके बाद जब वो सिस्टम गवर्नमेंट स्कूलों में ठीक प्रकार से फॉलो हो पाएगा, उसके बाद फिर हम एक नया सिस्टम बनाएंगे। असल में सिस्टम में भी दिक्कतें हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं है, केस स्टडीज नहीं है, उन सबको इंट्रोड्यूस कराएंगे। थैंक यू। स्वाति जी, आप क्वेश्चन करिए, किस प्रकार का क्वेश्चन है आपका प्रज्वल जी से? थैंक यू सर। जैसा कि आपने कहा था प्रज्वल जी कि हम सस्पेंशन लेटर देंगे, जो लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे उनको हम सस्पेंशन लेटर देंगे, तो उससे भी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, यही मेरा क्वेश्चन है। जो सस्पेंशन लेटर से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी वजह से क्रिएट नहीं होगी। हम सिस्टम में ऐसे लोगों को नहीं रख सकते जो सिस्टम को खराब करते हो। हम सिस्टम में ऐसा एक भी एम्प्लॉय, ऐसा एक भी अफसर नहीं रख सकते हैं जो सिस्टम को खराब करे। अगर उसे सस्पेंशन लेटर दिया जा रहा है तो ये उनकी खुद की गलती है। तो प्रज्वल जी, उनके परिवार का क्या होगा फिर? अगर वही एक इकलौता है अपने परिवार में काम करने वाला, तो आप उनको हटा देंगे तो वो अपने घर में कैसे काम करेगा? एक बेहतर क्वेश्चन है ये। जब उन्होंने पहली बार गलत काम किया था तो हमने उन्हें एक नोटिस भेजा था, आपको ये याद हो और आपको ये याद होना चाहिए। वो जो नोटिस हमने भेजा था, वो नोटिस किस लिए था? एक वार्निंग नोटिस था। अगर आप सच में अपने इस जॉब को बचाना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने परिवार की फिक्र करते हैं, तो आप ये काम छोड़ दीजिए। अब दोबारा अगर वो पकड़ाया है तो उसे सजा देनी पड़ेगी। मेरा प्रज्वल जी से एक और सवाल है। जैसा कि इन्होंने कहा था कि किसानों को हम बहुत ज्यादा पैसा देंगे ताकि वो अपना रोजगार बढ़ा सकें और एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा वर्क कर सकें, तो अगर उनका फसल खराब हो गया तब तो आपका पैसा भी गया और फसल भी गया, तो आप कैसे यूपी के लोगों को फसल देंगे और कैसे आप उस पैसे की भरपाई करेंगे जो आपने उन्हें दिया था? स्वाति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उन्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। ऑलरेडी हम उन्हें सपोर्ट देते हैं, हमारी सरकार उन्हें सपोर्ट देती है, एमएसपी देती है, केसीसी है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। मैंने उस फाइनेंशियल सपोर्ट की वृद्धि की बात करी थी और मैंने एजुकेशनल सपोर्ट पर ज्यादा फोकस किया था। तो हम उन्हें कोई बहुत सारा पैसा नहीं देने वाले हैं, और अगर उनका फसल खराब होता है तो इसके लिए हमारे पास पहले से पॉलिसी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप अगर पैसा ही नहीं देंगे तो वो कैसे फिर जमीन खरीद के और फसल खरीद के कैसे वो लगाएंगे, फिर उसको कैसे वो करेंगे सब? अभी बताए कि एमएसपी है, केसीसी है, ये इसीलिए है कि वो किसानों को सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। रुद्रेश जी प्रश्न करना चाहते हैं। रुद्रेश जी। जैसा कि इन्होंने शुरू में ही बोला था कि एक बीएसए और बीआईओएस जैसी संस्थाओं को चेक करने के लिए भी एक तीसरी संस्था बनाएंगे, तो क्या जब ये संस्थाएं बनी थी तो वो इन्हीं सब चीजों के लिए बनी थी कि वो स्कूलों को चेक करने के लिए? क्या ये जो तीसरी संस्था बनाएंगे वो संस्था भ्रष्ट नहीं हो सकती? इसकी क्या गारंटी है कि वो सरकार को सही रिपोर्ट देगी? थैंक यू रुद्रेश जी। और एक बेहतरीन सवाल आपने पूछा है मुझसे, और इस सवाल की कल्पना हम आपसे ही कर रहे थे। अगर जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी हमने बनाई है एजुकेशन को चेक करने के लिए, अगर वो भ्रष्ट हो गई, वो करप्ट हो गई, तो हम क्या करेंगे? हम उन स्कूलों जिनको वो चेक करेगी, उनमें से कुछ स्कूलों में से हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होगा, डायरेक्ट टाई अप होगा। उन एजुकेशन मिनिस्ट्री की उन स्कूलों की ये जिम्मेदारी होगी
कि वो जानबूझ करके उन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर जो वहां चेक करने के लिए गए हैं, वो जानबूझ करके उन्हें किसी फॉल्स एक्टिविटी में फंसाएं, कोई उन्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करें। अगर वो भ्रष्ट हुआ तो हम एक्शन स्कूल के खिलाफ नहीं, उस मेंबर के खिलाफ लेंगे, पहले नोटिस और फिर सस्पेंशन। इन्होंने कहा कि ये कुछ स्कूलों से टाई अप करेंगे और उन स्कूलों के बोलेंगे कि वो उस संस्था को गलत रिपोर्ट दें और देखें कि वो भ्रष्ट है कि नहीं। तो वो सभी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, वो सभी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? कुछ ही स्कूल के साथ होगा, कुछ जो उन्हें पैसे लेके वो भ्रष्ट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि यूपी में जितने 1,62,000 स्कूल हैं तो उनके बारे में वो गलत रिपोर्ट देंगे। और ऐसा क्या मुमकिन है कि आप कुछ स्कूलों से टाई अप करके और आप कर सकते हैं? हम इसके लिए सबसे पहले एक सर्वे कंडक्ट कराएंगे, जिसमें हम उन स्कूलों को खोजेंगे जो एजुकेशन में पहले से ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। वो सर्वे के द्वारा हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के मेंबर्स उन स्कूलों से टाई अप करेंगे। तो बिल्कुल एक सर्वे के बाद ये करना संभव होगा। और अगर आप उन्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे और वो भ्रष्ट हो जाता है तो फिर वो मेंबर ही गड़बड़ है, वो मेंबर ही खराब है। और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा था, पहले नोटिस और फिर सस्पेंशन। ठीक है, प्रज्वल जी का पॉइंट हमने सुना। इन्होंने बताया कि किसके जरिए ये उत्तर प्रदेश को एक और सवाल, ऑडियंस काफी एक्साइटेड है क्वेश्चन करने के लिए। जी सर बोलिए, किससे क्वेश्चन है आपका? हमारा प्रज्वल जी से है। तो पिछली सरकार शायद आप ही की थी। चलिए इस क्वेश्चन को पहले कुछ बदलते हैं। एक क्वेश्चन केवल मेरा ही नहीं, मेरे सभी भाई बंधुओं का है और इस क्वेश्चन को जहां से भी आप देख रहे हैं जरूर सपोर्ट करेंगे। जितने भी यहाँ पे नेता हैं बैठे हैं, केवल एक सर्वोदय समाज पार्टी को छोड़ के सभी ने एक मुद्दे पे बात की है कि जो महिलाओं को है उन्हें बहुत ज्यादा आरक्षण दिया जाए, उनके लिए बहुत कुछ किया जाए। लेकिन मेंस के लिए क्या, हमारे भाइयों के लिए क्या? हमारे भाई केवल ऐसे बैठ के तालियां मारेंगे? इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। एक बार तालियां हो जाए मेरे लिए। आपको पता होना चाहिए, हमारा जो समाज है सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है। हमारे समाज में महिलाओं को एजुकेशन का हक नहीं दिया जाता था, घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उन्हें कोई काम करने नहीं दिया जाता था। ऐसे में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, अपने समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान बता रहे हैं, तो आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या पुरुष महिला के कोई अंतर है? क्या आप पुरुषों के लिए कुछ नहीं करेंगे? मुझे लग रहा है आपका आंसर मिल गया, क्योंकि इनका कहना था महिलाएं अभी जरूरत से ज्यादा पीछे हैं। उन महिलाओं को पहले पुरुष के बराबर लाया जाए, उसके बाद कंपटीशन उनमें देखा जाए कि किसके लिए काम करना है कि नहीं। पहले पिछड़ों को उठाओ, फ्रंट पे लाओ, तब तो लड़ाई लड़ोगे। अभी महिला तो बेचारी बहुत पीछे है, लोग ऐसा कहते हैं, तो उन्हें पहले वहां पे लाओ तब लड़ाई लड़ो। ये आंसर दिया है प्रज्वल जी ने, इसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि आप वुमेन्स को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, तो अब तक भी ये सिखाया जा रहा था, लेकिन फिर भी यूपी को ऐसा बोला जाता है कि सेकंड हाईएस्ट रेप सिटी है। तो आप क्या करेंगे ऐसा? हमारे प्रदेश में अब तक 20 सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम चलाए जा चुके हैं। इस चीज का जिक्र मैंने अपने घोषणा पत्र ऐलान में भी किया था। लेकिन उन योजनाओं में, उन प्रोग्राम्स में और जो प्रोग्राम हम चलाएंगे उसमें अंतर ये रहेगा कि वो प्रोग्राम्स आज अधिकतर स्कूलों तक सीमित हैं। हम उसे गली मोहल्लों तक और गाँव के दूर दराज में भी पहुँचाएंगे।